नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार एनवायरमेंट की मैराथन क्लास में। यह प्रीमियम आपको मिलेगा दोस्तों। काल भी उसका क्या करे जिसके साथ हो महाकाल। ये तो कुंडेश्वर महाराज की आपके सामने प्रतिमा है। क्लास प्रारंभ करने के पहले हम इनके दर्शन करते हैं, इनके चरणों में नमन करते हैं और इनसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं यह 100% आपके पेपर में रखा मिले। मैंने अपनी पूरी मेहनत की, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैंने पूरा कर्म किया है। आगे भगवान की कृपा है दोस्तों, प्रभु की कृपा है, सबका मालिक एक है। तो भगवान जी को नमस्कार करने, इसे देख लिया तो समझो 30/30 पक्का आएगा। पर्यावरण पे अंतिम प्रहार, इस बार सीटेट को पार करके रुकेंगे। जब तक हम पार नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं, तोड़ के देंगे। इस बार सीटेट को तोड़ना है, एनवायरमेंट को तोड़ना है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ दोस्तों। और साथ में देखते हैं शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र भी है और किसके साथ, के सर के साथ। चलें शिक्षण शास्त्र का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी प्रश्न, प्रश्नों के प्रकार। अपसारी प्रश्न क्या होते हैं, अभिसारी प्रश्न क्या होते हैं, मूल्यांकन वाले प्रश्न क्या होते हैं और तथ्यात्मक प्रश्न क्या, आपको दिख रहा हो। लेकिन इसे हमने बाद में रखा इसलिए वहां पर समझाएंगे अच्छी तरीके, लेकिन फिर भी समझ। अपसारी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो मुक्त अंत वाले प्रश्न हो, अर्थात जिनका उत्तर हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हो, अपने मन के विचार व्यक्त कर सकते हो, वह अपसारी प्रश्न होते हैं दोस्तों। और अभिसारी प्रश्न वह प्रश्न कहलाते हैं जो बद्ध अंत वाले हों, मतलब जिन्हें लिमिट में बोलना हो, वस्तुनिष्ठ टाइप वाले। मूल्यांकन वाले प्रश्न क्या होते हैं, जिनमें तुलना करके पूछे जाने वाले प्रश्नों। भाई तुलना बताइए कि आप तुलना कीजिए, गाय और शेर में तुलना कीजिए, बताइए होती ही नहीं तुलना। तुलनात्मक, तथ्यात्मक प्रश्न जो तथ्यों के आधार पर हों। और सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बालक के व्यवहार में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य, बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ये सतत मूल्यांकन है। निदानात्मक मूल्यांकन भी है। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, कारण का पता लगाना। सुधारात्मक मूल्यांकन क्या होता है, कमी का पता लगाना। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि उपलब्धि मूल्यांकन इसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थात बच्चे ने क्या अर्जित किया, कितना ज्ञान उसके पास आया, संपूर्ण उसका व्यापक मूल्यांकन ही कहलाता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी की कथा, जैसे आपने देखा हो शिक्षण शास्त्र क्वेश्चन ऐसे ही बचेगा कि एक शिक्षक बच्चे को क्लास में कहानी और कविता पढ़ा रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, तो वह पाठ को रोचक बनाना चाहता, क्या करना चाहता है, रोचक बनाना चाहता। अब जब कहानी और कविता सुनाएगा तो उसमें सृजनात्मकता की भावना आएगी एवं सौंदर्य बोध को पोषण दे रहा है और सौंदर्यता को बढ़ावा। सौंदर्य बोध का तात्पर्य हुआ यहाँ बच्चों को प्रकृति की सुंदरता से निरूपित कराना, बारे में बताना। बालक एवं बालिकाओं में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए जब कहानी को सुनाएगा तो कहानी ऐसी होनी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। वह भाषा संस्कृति विविधताओं को होनी चाहिए, क्योंकि क्लास में बैठे बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्या होती है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। सभी दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहानी को किसी एक तरह से सुनाएं, कहानी रोचक हो। कहानी ऐसी सुनाए कि बच्चे का उसमें सृजनात्मकता की भावना के साथ साथ संदर्भित परिवेश में भी जुड़ा हो। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा दें, ऐसी कहानी सुनाएं। अब एक शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर बार आता है ये भाई सीटेट में, संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान करना। इसके तहत हमारा एनसीएफ 2005 ने जब आया था तो उसने कहा था कि भाई ये सामाजिक विषय चलता था पहले प्राइमरी, कह रहे सामाजिक विषय को हटाइए, आप सामाजिक विषय को हटा के इस पर लाइए। आपको आगे वो भी रखा है मैंने, संदर्भित अधिगम प्रवेश होता है कि बच्चे को ऐसा ज्ञान देना, ऐसा गृहकार देना कि वह अपने परिवेश से उस चीजों के उत्तर ढूंढे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक का क्या दायित्व, तो भाई आप एक पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक हैं तो क्या करेंगे, ये नहीं कि लाठी आठी लेके पहुंच गए मारना तो बिल्कुल एनसीईआरटी और आरटी सब मना करते हैं, बच्चे को मारे नहीं आप, बिल्कुल आरटीएफ में इस पर लिखा है मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं आप बच्चे को। बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकारना एवं सम्मान करना, मतलब बच्चा क्या सोचता है उसकी सोच को समझें, स्वीकारें, उसे सम्मान दें। करके सीखने पर जोर देना, और करके सीखने के लिए सबसे अच्छा दोस्तों, सबसे अच्छा उदाहरण विज्ञान प्रदर्शनी लगवा दीजिए। और यह पर्यावरण की प्रकृति भी होती है, करके सीखना सिखाना। और शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना, आपको बच्चे को समझना, उसका सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार कर लीजिए, आप बच्चे की स्तर को भी जान जाएंगे। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की भाई पहचान करिए आप, फिर पाठ्य योजना का क्रम तैयार करिए और बच्चे का अवलोकन करते हो मूल्यांकन भी करना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि आप बच्चे के साथ कैसे करें, तो बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकारें, उनका सम्मान करें, करके सीखने पर जोर दें, विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करें, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान करें। अब शिक्षक को बच्चे के मूल्यांकन को उसके अभिभावक, जो बच्चे शिक्षक मूल्यांकन कर रहा हुआ है, अभिभावक को बताना चाहिए। दोस्तों टेंशन ना ले, अभी आगे बहुत कहानी बाकी है। कहानी क्या बाकी है
ये तो आपको थीम दिख रही होंगी, देखिए ये दिख रहे हैं सब। तो ऐसा नहीं लगे रहे अभी स्लॉथ व्लॉथ क्या होता है, हाथी गैंडा सब पढ़ाए जाएंगे, लेकिन कुछ शिक्षण शास्त्र जो हमने आपके लिए रखा था उसको पहले। हाँ, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, इसको टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, इस बार क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये तो हमारा कहना है। और दोस्तों भोलेनाथ की तस्वीर के साथ अपन ने किया है, इसका मान के चलो कि आना ही आना है। कक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पूछने से क्या लाभ है? शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित करना, मतलब जैसे ही आप कक्षा में पूछे बच्चे से प्रश्न पूछना स्टार्ट करें, और प्रश्न ऐसे ना पूछे कि भाई बच्चा पगला जाए, नहीं ना, प्रश्न वो पूछे जो आपने विगत कक्षा में पढ़ाए। आपको जो टॉपिक स्टार्ट करना है उससे रिलेटेड बच्चे से बात करिए। जैसे आपको बच्चे को पढ़ाना है भोजन, तो आप बच्चे से पूछिए बेटा खड़े हो जाइए, क्या आपने खाना में आज क्या खाया बताइए, अच्छा आपके यहाँ क्या बनाया था माँ ने, बताइए केक क्या खा के आए हैं आप। इस तरीके से आप जब प्रश्न पूछेंगे ना दोस्तों, तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। जैसे आपको बताना है बच्चे सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, तो उसको बताइए बेटा सजीव चीज़ें क्या होती हैं, कि बेटा आपने किसी आप कैसे विद्यालय चल कर आए, क्या खाते हो क्या पीते हो, क्या पेड़ भी खाते पीते हैं। तो आप जो ऐसी चीजें बताएंगे तो बच्चा सीखेगा। मतलब एनसीएफ 2005 को आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैं एनसीएफ और आरटी पर भी क्लास लाऊंगा, लेकिन शर्त है कि आज 50 लाइक चाहिए मुझे इस पर। चलें दोस्तों, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, अच्छा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, ये कॉन्टेक्ट तो रोल लिख देते हैं हम यहाँ पे। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न करें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त। कहीं कहीं ये अगर लिखा है कि पर्यावरण कहता है नहीं बच्चा प्रश्न नहीं करे तो गलत। ये तो कहीं पर्यावरण हो, आपकी चाहे कोई भी शिक्षण शास्त्र हो, अगर आपको सीटेट निकालना है तो बच्चे को गलत नहीं मानना है। यदि बच्चा क्लास में फेल होता है, किसका दोस्त बताइए, बच्चे का कि आपका? किसका दोस्त? आपका दोस्त। बच्चे का कोई दोस्त नहीं है। बच्चा फेल हुआ है आपका दोस्त है, क्योंकि आपने सही नहीं पढ़ाया। मतलब बच्चा नेता है, बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चे को अगर आप नेता मान के चलेंगे, आप उसका पीए बन जाएंगे, आप सीटेट निकाल लेंगे। अच्छा अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में पाठ वस्तुओं और संदर्भों की बहुलकता को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का संवर्धन, बच्चे की असीमता मतलब व्यक्तित्व का पोषण करना। अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, शिल्पकला और चित्रकला। देखिए भाई, शिल्पकला और चित्रकला को पढ़ाने का उद्देश्य हस्तपरक क्रियाओं को बढ़ावा देना है। मतलब जो शिल्पकला और चित्रकला सिखाई जाती हैं, इनके उद्देश्य से बच्चे का क्या होता है, हस्तपरक ज्ञान को बढ़ाना है। पर्यावरण अध्ययन की विषयी वस्तु जो होती है, तो इसमें विषय में विज्ञान, सामाजिक, पर्यावरण शिक्षा और विषय वस्तु पद्धति होते हैं। पर्यावरण शिक्षण की समस्या क्या होती है, जैसे पर्यावरण की शिक्षा है तो उसका निदान करेंगे, और निदान करने के बाद व्यवहार का कारण करेंगे। भाई व्यवहार में कारण क्या हुआ, जैसे कि कोई बच्चा प्रतिदिन एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है जो प्रतिदिन पर्यावरण का कार्य करके नहीं आता है, तो भाई आप क्या करेंगे, शिक्षकों ने उसको ठोक देंगे, पटील देंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप ना उसे मारेंगे ना पटीलेंगे, आप बड़े आराम से उससे पूछेंगे भाई क्या उसकी समस्या का समाधान पता करेंगे, निदान करने। तो पहले तो समस्या मिली, फिर उसका निदान, फिर उसके व्यवहार में आए हुए परिवर्तन का कारण लगाएं, फिर समाधान करेंगे। और समाधान आप दो प्रकार से कर सकते हैं, बच्चे को उचित निर्देशन दे दीजिए और परामर्श दे दीजिए। स्पष्ट लिखता है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्पष्ट लिखता है दोस्तों कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाए। प्राथमिक स्तर पर याद रखें दोस्तों, 1 से 5 का जब सीटेट का पेपर दे रहे हो, यदि वहां कहीं लिखा हो कि बच्चे को आप अमूर्त अवधारणाओं से पढ़ाएंगे, कठिन शब्दावली, बच्चे से आप शब्दावली का अर्थ पूछेंगे, भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, किंग कोबरा किस सर्प को कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना? नहीं दोस्तों नहीं। आप बच्चे से अगर जानना चाहें, बताइए भाई बेटा पर्यावरण की क्या परिभाषा होती है, बच्चा नहीं बताएगा। एनसीएफ कहता है बच्चा किसी भी प्रकार की परिभाषाओं का प्रयोग नहीं करेगा, ना उससे कठिन शब्दावली पूछिए। अमूर्त अवधारणाओं का मतलब होता है जो चीज दिख नहीं रही उन पर बात करना। तो इन सब की खिलाफियत करता है कौन? एनसीएफ 2005। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन टिक नहीं कर देना। हमने कहा ये ऑप्शन टिक नहीं करना, भाई लिख लो। ये नंबर वाली लाइन लिख दी दोस्तों, नंबर वाली लाइन है। कौन सी लाइन है? नंबर है ये। तो नंबर, अमूर्त अवधारणाओं को कठिन शब्द, ये इसका प्रयोग नहीं होता। छाप लीजिए, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। और याद रखना, मैं भी जिस दिन पेपर हो जाएगा तब आऊंगा यही लेक्चर लेके, यही दिखाऊंगा। सिवाय शब्द यदि कहीं आ जाए, सिवाय या केवल, तो भाई ये बिल्कुल टिक नहीं कर देना। कोई केवल चीज होती ही नहीं है, कोई केवल चीज नहीं होती है। सीटेट में ध्यान रखना कि केवल बच्चा ये कर सकता है, केवल नहीं भाई नहीं। केवल शब्द तो एक नकारात्मकता है। बहुत ध्यान सोच समझ के पढ़ना। पेपर को आप पढ़ेंगे, कर ले जाएंगे। किसी भी विषय वस्तु के वास्तविक रूप आकार को समझने, निर्माण, गतिविधि, सृजनात्मकता, शिक्षक के द्वारा प्रभावी रूप से, इसका मतलब क्या होता है, मॉडल का निर्माण करना। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या? भाई अभिभावक और शिक्षक, जो पेरेंट्स मीटिंग होती है जिसकी वकालत करते हैं हमारे एनसीएफ और आरटी एक्ट, तो इसका मतलब होता है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए भाई, चर्चा होनी चाहिए, जिससे बच्चे की कमजोरियां और उसको हम पोर्टफोलियो में कर सकें। पोर्टफोलियो एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें बच्चे का समस्त गतिविधियों का क्या रहता है और उसके साथियों की गतिविधियों का भी उसमें क्या रहता है, वर्णन रहता है। किसी चीज का वर्णन करना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, नक्शे इत्यादि का आकलन जो होता है अवलोकन और रिपोर्ट के संकेतक होते हैं। संकेतक हम आपको अभी पढ़ाएंगे। सहभागिता क्या होती है, इसको छोड़िए दोस्तों। हाँ, पूर्व ज्ञान से जुड़ी वस्तुओं में रुचि लेता है बच्चा, इसको भी बच्चा, हाँ चलें। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन देगा, बच्चा गंध के द्वारा यदि किसी चीज में वर्गी, अगर गंध के द्वारा वह अलग अलग बता पा रहा है, चीजों को अलग अलग सीख पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे में वर्गीकरण की क्या हो गई, समझ पैदा हो गई। यदि बच्चा बता पा रहा है ये घी की सुगंध है, ये डालडा की सुगंध है, ये खोबे की सुगंध है, ये मेवा की सुगंध है, ये रसगुल्लों की सुगंध है, ये काला जाम की है। अरे पानी तो नहीं आ गया किसी के? अच्छा, अभी नहीं खाना है, अभी पेपर देना है पहले सबको। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन की विषय में सिफारिश नहीं करता है। पर्यावरण अध्ययन की विषय की सिफारिश नहीं करता है। क्या विषय, यहां आप कर लीजिए पुस्तक, साथ में क्या करिएगा, पुस्तक की सिफारिश। पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण पढ़ाना है एक से ही। आप बच्चे को देखा होगा जो एनसीईआरटी पुस्तकें आती, एक लिखा उसके सामने एक बड़ा सा हाथी बना दिया, 2 लिखा तो पता चला 2 कमल के फूल बना दिए, 3 लिखा तो 3 गाय बना दी। तो देखो बच्चे को सिखा रहा है गणित के माध्यम से, भाषा के माध्यम से सिखा रहा है, लेकिन होना चाहिए। आप थोड़ा गलत मिस कर दिया मैंने। एनसीएफ 2005 कक्षा 1-2 के विद्यार्थी मूल्यांकन की बात करता हुआ कहता भाई विद्यार्थी का मूल्यांकन होना भी चाहिए, ठीक है। पर्यावरण शिक्षक सदैव बालक को संदर्भित परिवेश के माध्यम से पढ़ाता है। इस पॉइंट को रट लीजिए दोस्तों, रट्टा मारो, जो भी करो, कैसे भी करो। ये फैक्ट जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, आगामी और पढ़ाऊंगा 45-50 मिनट, एक भी मिस नहीं होगा यहां से चीजें, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए, क्यों? प्राथमिक, इससे सतत एवं व्याकरण मूल्यांकन में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इससे व्यवहारिक पक्ष की जानकारी होगी, इसमें मनोप्रेरक कुशलताएं होंगी। यह विचारों की अभिव्यक्ति देने और परिवेश के अवलोकन करने के लिए जरूरी है। अच्छा, बच्चों को सृजनात्मकता विकसित करने के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि बच्चों में सृजनात्मकता करनी है तो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने। बच्चों की कविता गायन अच्छा लगता है तो पर्यावरण के लिए गायन विधि का प्रयोग करें। बच्चों को पर्यावरण के विषय संदर्भ में कविताएं सुनाएं ताकि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। बालक के इलाके में गाई जाने वाली कविताएं बच्चे के समुदाय और ज्ञान कलाकार, बच्चे के जैसे आप जिस क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, तभी तो कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे को मातृभाषा में देनी चाहिए। आप उसे उस मातृभाषा में कोई कविता सुनाएंगे जो उसके समाज से होगी। जैसे हम लोग महोबा और जिले के आसपास के हैं तो यहाँ आला उदल की कथाएं सुनाई जाती, तो हमें अपनी संस्कृति का पता होता है। एक के मारे 2 मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए, ऐसा हमारे आला उदल की कहानियों में सुनाया जाता है। हाँ, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों। अच्छा, सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है भाई, इसमें देखिए तो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं और उनके अधिगम में आई कठिनाइयों को पहचान करते हैं तथा सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर भी करते हैं। मतलब सहयोगात्मक अधिगम होता है कि पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं मतलब जो आपसे सीनियर हैं, योग्य हैं, वह अपनी कम क्लास के और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। हो सकता है वो आपकी क्लास का हो सकता है आपकी क्लास का योग्य विद्यार्थी है, ठीक है। और जो आपके अधिगम में जो आप सीखने में कठिनाइयों में आ रहे हो उसको पहचानेंगे और उसमें सहयोग करेंगे उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए। इसके परिणाम उच्च उपलब्धि और स्वगर्मा होता है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ता है। हमने वही कहा ना कि बच्चे को आप क्या पढ़ा रहे हैं उसको आप पूर्व ज्ञान से ऐसा जोड़ दीजिए पता ही नहीं चले। ये तो अच्छे शिक्षक के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। इसमें पार्श्व निहित उद्देश्य का संबंध भी होता है और स्थानांतरण को बढ़ावा मिलता है। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अच्छा, अब यहां से होती है शुरू दोस्तों। हो जाओ, जोड़ लो, जल्दी से जल्दी संख्या बढ़ाओ, आप और ज्यादा लोगों को जोड़ लो। दो बस अब एनसीईआरटी की मैंने कहा निचोड़ आने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद निचोड़ चलेगा, फिर शिक्षण शास्त्र चलेगा। अच्छा, दूध, अगर पका हुआ दूध है तो एक कटोरे में डालकर पानी में रखते हैं। अगर पके हुए दूध को रखना है भाई ये संरक्षित रहे। ये एनसीईआरटी का है कोटेशन और पूछा गया था। हरी धनिया को यदि सही से रखना है, गल ना पाए तो गीले कपड़े में लपेट कर रखें। प्याज लहसुन को सही से रखना है, इसे खुले में रखें, नमी से बचा कर रखें। आम को कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। ये आम वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आप पुराने ईयर के पेपर दे के यहाँ से प्रश्न आते हैं। अरे भाई साहब बड़ा सरल होता है, आप पढ़ते जाएं। हाँ, ये क्वेश्चन थीम से बन रहा है। पर्यावरण
अध्ययन की मुख्य थीम 6 हैं, 4 उप थीम हैं आपके। जैसे ही आप एनसीईआरटी बुक्स खोलेंगे उसमें स्पष्ट पहले ही लाइन में लिखा है कि 6 मुख्य थीम है, 4 उप थीम है। परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं। हम जो सोचते हैं वही करते हैं। ये 6 मुख्य थीम है, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा। अच्छा, परिवार एवं मित्र के संबंध में उप थीम है संबंध, कार्य एवं खेल। आश्रय के संबंध में पशु, पौधे। तो ये 4 उप थीम है, संबंध, कार्य एवं खेल। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप, आएगा जरूर। अच्छा, अब देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। मतलब वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई कई जानवरों की आपकी पूरी भाषा होती है। जो मच्छर होता है ना, वो मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध द्वारा पहचान लेता है कि मच्छर कहाँ है, उसका खून चूसना है। ठीक है, तो कैसे पहचानता? क्वेश्चन आया था कि एक मच्छर व्यक्ति को कैसे पहचान लेता, तो वह शरीर के मनुष्य के तापमान से और पैरों की गंध द्वारा पहचान लेता है। आप सभी लोग बढ़िया स्क्रीनशॉट रखे जाइए, लिखते जाइए। आगे देखते हैं। शीत निंद्रा जीव, पिछली क्लास में पढ़ाया था। सर्दी के मौसम में सोती है, छिपकली होती है। जानवरों में जो भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में भी क्या होती है भाई? जानवर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर भी भाव होता है यार। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ एक ऐसा पदार्थ जोड़ती हैं जिससे सूंघकर मतलब पीछे वाली चींटियां एक साथ चलती हैं। तुमने देखा होगा चींटियां सदैव समूह में चलती हैं। सड़कों पर कुत्ते भी अपनी जगह है, कुत्तों की भी जगह बटी होती है दोस्तों। लिखा है, स्पष्ट लिखा है, एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए आप। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मूत्र की गंध जान लेता है और उसके इलाके के बाहर से कुत्ता है। मतलब अगर कोई कुत्ता एक कुत्ते के इलाके में आ जाता है और दूसरा कुत्ता आके वहां गंध कर जाता है, मलमूत्र फैला जाता है, तो जान लेता है कि भाई यहाँ दूसरे इलाके का कुत्ता आया था। तो कुत्ते अपने मूत्र के द्वारा अपने इलाके का निर्धारण कर लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब आगे दोस्तों पढ़ते हैं कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षियों के बारे में आ गया। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों में नजर रख सकता है। मतलब हम एक आंख से एक ही जगह रखते हैं, लेकिन पक्षी अपनी दोनों आंखों को अलग अलग दिशाओं में 2 जगह नजर रख सकता है। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखता है, जब बिल्कुल एक कंसंट्रेट दोनों आंखों को एक जगह लगाता है कोई पक्षी, तभी वह जान सकता है कि उससे आती हुई वस्तु कितने दूर है, कितने दूर उसकी चीज रखी है। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। आज जैसे हम लोग अपनी आंखों की पुतलियां घुमा लेते हैं, पक्षी नहीं घुमा पाते। तो जब पक्षियों की पुतलियां नहीं घूमती हैं तो फिर वो क्या करते हैं? सीधा अपना सिर घुमाते हैं। झटके के साथ सिर कौन घुमाता है? मैना। और उल्लू तो अपना पूरा शरीर घुमा लेता है। चलें, तो गर्दन हिलाकर घुमाकर चीजों को देखते हैं दोस्तों। अब आगे, पक्षी जब अपनी आंखों को एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो दूरी का एहसास हो। जब पक्षी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन भी चुके हैं कई बार, कि पक्षी के देखने का दायरा कैसे बढ़ता है? तो जब पक्षी 2 अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीजों पर नजरें रखता है तो उसके देखने का दायरा क्या होता है? बढ़ जाता है। मनुष्यों की अपेक्षा गिद्ध, चील, बाज की देखने की क्षमता 4 गुनी होती है। मतलब हम अगर किसी चीज को 1 किलोमीटर तक देख पा रहे हैं तो गिद्ध, चाल, बीज उसको कितने 4 किलोमीटर तक देखेगी। और शेर और बाघ तो इसको भाई सब 6 गुना कर देते हैं। शेर और बाघ कैसा कर देते हैं? 6 गुना। अब इसको याद करने का देखो तरीका बता दें भाई। आंखें आपकी कितनी? 2। आपके पैर कितने? 2। तो हो गया आपसे कितना? 4 गुना भैया। 2 आंखें और 2 पैर किसके होते? पक्षियों के। शेर के आंखें कितनी? 2, लेकिन पैर कितने? 4। तो वह आपसे कितना हो गया? 6 गुना हो गया। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत मतलब अगर दो तरफ से आवाजें आ रही तो उसके जो कान होते हैं ना बाघ के, दोनों तरफ बहुत ज्यादा घूम जाते हैं दोस्तों। और इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन बना था ना, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गर्दन कौन घुमाता है? उल्लू। लेकिन उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि झटके के साथ गर्दन कौन घुमाता है? तो मैना। वही परिवर्तन होता है। आमतौर पर दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन से सुनता है। हाँ, अब जैसे कि दोस्तों यहां से देखते, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत, जैसे शेर, चीता है तो एक आवाज निकलता है, अपने साथियों को क्या कर देता? संदेश पहुंचा देता है। ऐसे ही कुछ मछलियां करती हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। तो यदि समुद्र में कोई खतरा आ रहा है तो एक दूसरी मछली का है कि भाई अपनी बिजली की तरंगें निकालती हैं और वो पहुंचा देती। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने में कुछ समय पहले से ही अजीब हरकतें करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग उन जानवरों की अनहोनी को समझ लेते हैं। और ऐसा ही हुआ था
2004 दिसंबर में जब सुनामी आई थी तो अजीब व्यवहार और की चेतावनी को भारी आवाज में समझने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ आदिवासी जनजातियों ने वह इलाका ही खाली कर दिया था, वह सुनामी से बच गए। तो वह समझ गए थे भाई 2004 में सुनामी आने वाली है। आगे चलते हैं। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपनी पूरी भाषा होती है। अच्छा दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मेरा पूरा नाम जानने रामाकृष्णकांत तिवारी। अभी तक आपको कृष्णा के पता, मैं कृष्णकांत तिवारी नहीं, राम कृष्णकांत लगा लीजिए। स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी प्राणी, दुनिया का सबसे आलसी प्राणी, बिल्कुल मेरी तरह लाइक है। यह भालू जैसे दिखते हैं कैसे, पर भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ बहुत आलसी है, इतना आलसी लेकिन मैं नहीं हूं। यह एक अच्छा तैराक है, यह एक शाकाहारी जीव है। यह दिन में पेड़ से उल्टे लटककर कम से कम 17 से 18 घंटे सोता है। दोस्तों एक बार ऑप्शन 17 सही हुआ था, एक बार 18, और एनसीईआरटी में दोनों लिखे हुए हैं, आप पढ़िएगा। लिखा है 17, घड़ी के माध्यम से दिखाया गया 18, तो आप ध्यान रख लीजिए, लेकिन दोनों विकल्प एक साथ नहीं होंगे इसके, ठीक है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, मतलब जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, उसी पेड़ पे रहता है, उसी की बचाई की पत्तियों को खाता। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। इसकी औसत आयु 40 वर्ष होती है। यह अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। यह एक पेड़ पर कम से कम 5 साल निवास करता है, और 5 साल में भाई साहब पत्तियों को क्या कर देता है, खात्मा कर देता है। यह मूलतः दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। इतना ध्यान रख लो। हाथी के बारे में उस दिन बताया था, लेकिन यह काले रंग का होता है। इसकी औसत आयु 70 वर्ष होती है। ये पॉइंट और लिख लीजिए। हाँ भाई, अब आ गया बाघ। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जो बाघ की दहाड़ होती है वह 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है, और इसकी मूत्र के गंध के द्वारा इसके इलाके में आने वाले कई किलोमीटर बड़ा होता है। और इसकी मूत्र के गंध के पहचान, जब कोई बाघ इसके इलाके में घुसता है तो वह पहचान लेता है, भाई यहाँ मेरा इलाका खत्म, ये दूसरे बाघ का इलाका शुरू हो रहा है, अब उस इलाके में घुसना है या नहीं घुसना है, यह बाघ के ऊपर डिपेंड करता है। जो बाघ की मूछें होती है ना, वो हवा से हुए कंपन को भांप लेती, मतलब जैसे हवा चली भाई उसकी मूछें हिली किससे, हवा के द्वारा। या ऐसा तो नहीं कि भाई कोई शिकारी की स्थिति, शिकारी निकल रहा था, जैसे हम कहीं से दौड़ एकदम से बाइक तेज निकालते हैं आजकल के हीरो हैं, तो बगल से साए की हवा, वो सा हवा में और नॉर्मल हवा में पहचान करने की स्थिति बाघ जानता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, और इसलिए यह शिकार भी कर लेता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मुंह, अच्छा, बाघ हवा में पत्तों से हिलने वाले शिकार और झाड़ियों से हिलने वाली आवाज को माप लेता है। बाघ के दोनों कान आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, और बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदल लेता है। जब यह गुस्से में अलग आवाज निकालता है, यदि इसको अपनी बाघिन को बुलाना होता है तो अलग आवाज मधुर निकालेगा, बाघिन को बुलाना भाई प्यार की आवाज निकालेगा। और बाघ बच्चे के समूह में रहते हैं, जो बाघ के बच्चे होते हैं वह समूह में रहते हैं, या समूह का नेतृत्व जो करता है बाघिन करती है, और जबकि हाथी के समूह का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। इसके बच्चे का 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, जबकि हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन 2 क्विंटल होता है। और जबकि हाथी के बच्चे समूह को छोड़ के, देखना यहाँ मैं हाथी से भी तुलना करते जा रहा हूँ, हाथी के बच्चे समूह को छोड़ के 14 से 15 वर्ष में जाते हैं, जबकि बाघ के बच्चे 2 से 3 वर्ष में चले जाते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान के भरतपुर जिले में घना है। मैं सांपों को अपनी बीच की धुन पर नचा सकता हूँ। और जो यह कला होती है ना, वो आपने मूवी देखी होगी ऋषि कपूर वाली, मुझे तो याद नहीं आ रहा मूवी का, इच्छाधारी नाग नागिन वाली, तो जो डांस करते हैं ना भाई, उस डांस को कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया किसे कहते हैं, सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। और यह राजस्थान का लोक नृत्य, तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, कालबेलिया है। और तुम्बा, खंजरी और बीन यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो जो तुम्बा है, खंजरी है और बीन है, यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अच्छा, नांग गुम्फन क्या होता है, तो नांग गुम्फन क्या होता है भाई समझते हैं। यह डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल नांग गुम्फन समझ में आ गया। यह डिजाइन है, एक नांग गुम्फन क्या भाई, डिजाइन है, और यह रंगोली है, कढ़ाई है, दीवारों को सजाने के लिए कहाँ सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। अच्छा, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा होते हैं, और यह चावल दूसरे राज्यों में भेजते हैं, लेकिन फिर भी उड़ीसा राज्य सबसे गरीब है। आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। अब ये क्यों लिखा भैया,
ये एनसीईआरटी में लिखा था तो मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या भाई, जिला है, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, शेर क्या होता है? इसके बच्चे भी समूह में रहते हैं, इसका भी नेतृत्व शेरनी करती है। जंगल का राजा होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी यही है। दहाड़ इसकी भी 3 किलोमीटर तक होती है। यह भी अपने इलाके का निर्माण मूत्र के माध्यम से करता है। इसके नर बच्चे भी 2-3 वर्ष के बाद समूह छोड़ देते हैं, और यह भी अपनी मूछों के माध्यम से शिकार से और वायु के हुए कंपन को अलग अलग पहचान लेता है। क्योंकि हम चीजें बता चुके थे। सर्प देखते हैं, जिनको ये जो जल्दी चीजें हमने निकाली, इसका मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। सांप यह अपने शरीर की त्वचा में कंपन से माध्यम से सुनता है। शरीर से प्रजाति का जीव है, यह रेंगकर चलने वाला जीव है। सांप के कान नहीं होते। इसकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। इसके 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनती है, इसे सीरम कहते हैं। और भारत में 4 प्रकार के विषैले नांग पाए जाते हैं दोस्तों। और याद बता दें आपको कि सर्प का मुख्य भोजन होता है वह चावल का माड़ होता है। यदि सर्प को दूध पिला दिया जाए तो इन्फेक्शन के कारण मर जाता है। और लोग कहते हैं भाई, लोग कहते हैं अरे नहीं, सांप तो दूध पीता है। सांप दूध नहीं पीता, उसका मुख्य भोजन क्या होता है? चावल का माड़ होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना दोस्तों। तो ये सब पुरानी परंपराएं, 10 से 12 साल से ज्यादा कोई सर्प जीता भी नहीं है। लोग कहते हैं हजारों साल पुराना सर्प हूं मैं, इच्छाधारी नाग हूं, ये सब कल्पनाएं हैं। तो पहला होता है नाग, इसे किंग कोबरा कहते हैं। यह अपने अंडे या अपने बच्चों को किंग कोबरा खा जाता है। इसी को अपन कहते हैं नागिन भाई, अपने लड़कों को खा जाती है। तो ये किंग कोबरा प्रजाति की जो नागिन होती है अपने बच्चों को अंडे देने के बाद क्या करती है? खा जाती है। अंडे देने के बाद घोंसले की भी व्यवस्था करता है, और इसका मुख्य भोजन चावल का माड़ होता है। दूसरा होता है अफाई, या पीले रंग का होता है। दुबैया या बिल्कुल हरे रंग का होता है। करैत, जिसे कहते हैं करिया नांग, इसके काटने वाला इंसान हिलोरी तक नहीं लेता, हिलता नहीं है। ये करैत होता है। क्या होता है? करैत। तो क्या हो गया भाई? नांग अफाई करैत दुबैया। नांग अफाई करैत दुबैया, उस दिन ट्रिक बता दी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों, देखते हैं भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ के अलग अलग नाम जाने जाते हैं भाई। हिंदी में अमा पापड़ कहते हैं, वो अमावट कहते हैं। बंगाली में आम सोट्टो कहते हैं। असम में आमटा कहते हैं। तेलुगु में मामड़ी तंद्रा, और मराठी में अबावड़ी कहते हैं दोस्तों। चलें, अच्छा इस चीज को बहुत अच्छा रखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कच्चा दूध अगर आप पिएंगे तो 2 घंटे 15 मिनट में पेट में क्या होगा? पच जाएगा। और जबकि उबला हुआ दूध 2 घंटे में पचता है। अगर पूरी तरह से उबला हुआ अंडा खाओगे तो 3 घंटे 30 मिनट में पचेगा। और यदि कम उबला अंडा खाओगे तो 3 घंटे में पच जाएगा। और कच्चा अंडा फेंटा हुआ खाओगे तो 2 घंटे में पच जाएगा। और अगर बिल्कुल कच्चा अंडा ऐसे निकल जाओगे ना तो 1 घंटे 30 मिनट में पच जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गिद्ध देख लीजिए, सुनने की इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर समझ लेता है। और इसकी श्रवण क्षमता जो ज्यादा होती है दोस्तों, गिद्ध की श्रवण क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए यह क्या करता है? शिकारी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और जो गिद्ध होता है यह सुनसान इलाकों में अपना घोंसला बनाता है, नहीं तो अधिकतर यह चील के घोंसले में ही निवास करने लगता है, जो चील के द्वारा केंचुआ यह किसान का मित्र होता है। यह सरीसृप प्रजाति का जीव है, रेंग कर चलने वाला जीव है। यह मृदा खाता है। यह मृदा को पोली और भुरभुरा कर देता है, जिससे पैदावार बढ़ जाती है। डॉल्फिन क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय जीव है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह गंगा नदी में पाया जाता है। यह प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाई जाती है। यह एक स्तनधारी जीव है, बच्चों को जन्म देती है। और डॉल्फिन जो हमारा राष्ट्रीय जीव है, इसे अंधी डॉल्फिन या सुसु कहते हैं। तो बिल्कुल चौंकना मत दोस्तों, इसे अंधी डॉल्फिन या सुसु कहते हैं। तो इतना याद रखना। राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जीव कौन सा है भारत का? राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, इसे अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे भारी जीव है, स्तनधारी। यह सर्वाधिक महासागर में पाया जाता है। मकड़ी को इंपॉर्टेंट टिक करिए। एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसके 8 पैर होते हैं और यह कीट वर्ग का अपवाद है, क्योंकि कीट वर्ग के 6 पैर होते हैं। इसकी मादा निषेचन के बाद नर को मार देती है। याद रखना दोस्तों, मकड़ी जो होती है ना, उसका मादा निषेचन के बाद अगर मादा में गर्भ आ गया तो वह अपने नर को मार देती है। बोलो गई भैंस पानी में, बाकी बिहारी लाल की जय। इसे सामाजिक जीव नहीं कहा जाता है, मकड़ी समूह में नहीं रहती है और यह गंदगी फैलाती है। दोस्तों आगे चलें। मैं रेशम का कीड़ा हूं। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। यह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। घटपर्णी को भाई ध्यान से पढ़िए, इसे नेप्थस भी कहते हैं। ठीक है, और यह कुछ पौधों में पौधों में चालाक होता है, इसे शिकारी पौधा कहते हैं। यह विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है। इसकी संरचना घड़े जैसी आकार की होती है। चालाकी से मेढक
कीड़े मकोड़ों और चूहों को खा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें आ गए थे, यह केवल मेढक है कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो केवल शब्द मैंने बोला था ना भाई, वो गलत हो गया था वहां। केवल नहीं, यह मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को खाता है, केवल शब्द यूज नहीं कर सकते हैं आप, इतना याद रखना। केवल एक नकारात्मक शब्द होता है दोस्तों। यह पौधे वहां उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, वह जीवों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और घटपर्णी जो होता है भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है दोस्तों। आज एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, देख लेना दोस्तों। जब पेपर दे के आओगे तो जरूर एक कमेंट करना कि हाँ सर जो पढ़ाया था वही आ गया। हाँ, रेगिस्तानी ओक मूल रूप से रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट होती है। इसके तने में जल संचित होता है या पानी की तलाश में 300 फीट गहराई पढ़ा चुके थे। लाइकेन कवक व शैवाल की सहभागिता का सूचक है। वायु में प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन है? लाइकेन है। और यह व्यवहारिक रूप से अपन काई कहते हैं। और यह जो लाइकेन होता है यह जहां प्रदूषित जल नहीं होता वहीं उगती है, और यह एक सहजीवी पौधा होता है। और जबकि जो डॉल्फिन होती है वह भी शुद्ध जल में रहती है। यदि प्रदूषित जल होगा तो वह उस स्थान को छोड़ दी जाती है। तो गंगा नदी में प्रदूषण का सूचक कौन है? डॉल्फिन नदी है। पीपल का वृक्ष, यह एक विशाल वृक्ष है। इसकी शाखाएं दूर तक फैलती हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? वह पीपल है। और पीपल के पेड़ का पत्ता हमेशा 24 घंटे हिलता रहता है, और यहीं इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बरगद क्या है? यही एक विशाल वृक्ष है। इसकी शाखाएं दूर तक फैलती हैं, और इसकी शाखाएं जो जड़ें, जो शाखाओं में जड़ें लटकती हैं, इन जड़ों को स्तंभ जड़ें कहते हैं। यह धरती में चली जाती हैं, लेकिन जो स्तंभ जड़ें होती हैं भोजन का निर्माण नहीं करती हैं। यह पेड़े को सिर्फ सहायता देने का कार्य करती हैं। सहायक यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। इसकी जड़ें लगातार जल का अवशोषण करती हैं। यह पत्तियां लगातार बाष्पीकरण करती रहती हैं। यह अपने आसपास की भूमि को क्या कर देता है? बंजर कर देता है। चलो दोस्तों, अभी तो आधी कहानी नहीं हुई है, और आज 50+ लाइक चाहिए लिखा है। आज 50+ लाइक चाहिए। और दोस्तों, लिखने वाला ये मासूम सा चेहरा आपके सामने दिख रहा है, ये आपसे विनम्र निवेदन कर रहा है। और ये पीछे आपके कुछ भी दिख रहा है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसकी आप पुकार सुन लें आज। जेट्रोफा क्या होता है? इसे बायोडीजल कहते हैं। इसके फलियों में तेल पाया जाता है। क्रोटन एक सहायक पौधा होता है या फसल में जल की कमी का सूचक होता है। कुछ राज्यों के प्रमुख व्यंजन, छत्तीसगढ़ में लाल चींटी की चटनी खाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख भोजन क्या है भाई? लाल चींटी की चटनी खाते हैं। केरल में टेपिकोआ और मिश्र सब्जी खाते हैं, और यहाँ केरल मतलब है करीबी खाते हैं। तो टेपिकोआ और या नारियल के वृक्ष अपने आंगन में ही लगाते हैं। त्रिपुरा का बेरमा है, और बेरमा एक प्रकार की मछली होती है। मेघालय में तुंगतप खाया जाता है। तुंगतप एक प्रकार की मछली की चटनी होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल, अच्छा पश्चिम करिए, पश्चिमानी करिए, दीदी का जहां घर है। झींगा मछली यहां खाई जाती है। संदेश रसगुल्ला, अच्छा रसगुल्ला खाते ही लार ना आ जाए किसी के में, याद रखना, नोट रखा होगा नीचे, लिख रहे होंगे आप लोग। मछली चावल भी यहाँ का प्रमुख है भोजन है। राजस्थान में क्या होते हैं? मलाई घेवर और चूरमा बाटी होती है। पंजाब में चने का साग और मक्के की रोटी। उड़ीसा में बड़े सेका। नागालैंड में मोमोज भाई बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं नहीं खाया, मैं पहली बार मोमोज पता है कब खाया? जब मैं BTC 3rd सेमेस्टर में था लाइफ में। हंसी आ रही होगी दोस्तों, यस, मैं तभी खाया था। चलें, बांस के कोपल भी यहाँ खाए जाते। महाराष्ट्र का बड़ा पाव मैंने अभी तक नहीं खाया। मध्य प्रदेश भुट्टे की खीर। बिहार में लिट्टी चोखा दाल भात, ये तो खाया है। असम में बेरमा मछली, राम 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 है। हरियाणा में बाजरे की खीर कढ़ी पकौड़ा। झारखंड में मशरूम की सब्जी, ये बहुत खिलाई है हमें भाई। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत खाई मैं जब वहाँ रहा, तो मशरूम की सब्जी तो तगड़ी खाई है। चले अगला, जम्मू कश्मीर में राजमा। गुजरात में ढोकला, लेमन राइस अच्छी हैं। गोवा में नारियल के तेल से बनी हुई मछली। याद रखें दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नारियल के तेल से बनी हुई मछली कहाँ खाते हैं, तो गोवा में। और सरसों के तेल से बनी हुई मछली कहाँ खाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा नारियल के तेल का उपयोग खाने में कौन राज्य करता है, तो केरला करता है। और जबकि नारियल के तेल की मछली खाई कहाँ जाती है? गोवा में। और खाने में सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है? केरला करता है। जो बीवर पक्षी होता है, इसे जुलाही भी कहते हैं, बताया था ना भाई। ये इसका जो होता है लालटेन के आकार का बनता है, जब हम घोंसला लालटेन का आकार बनता है, कई घोंसले बनाता है, फिर मादा बीवर आता है, उसको देखता है, जो पसंद आता है उसी पे टिक कर देता है। कड़ फोड़रा या पेड़ के तने में छेद करके अपने घोंसले का निर्माण कर। मादा शुतुरमुर्ग उस दिन छूट गए थे जो वो लिखे हैं मैंने। जमीन के गड्ढे खोदकर घोंसले का निर्माण करता है। और मादा शुतुरमुर्ग का अंडा कितने किलो का होता है, ये आप बताएंगे। उल्लू
पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। डोंग लद्दाख में पाई जाती है, एक प्रकार की नाव है, इसे मछुआरों का घर कहते हैं। तो डोंग क्या है? एक प्रकार की नाव है, इससे मछली पकड़ने का कार्य ये लोग करते हैं दोस्तों। अच्छा, रेपो टेंट यदि कहीं लगा है तो इसे मूल रूप से लद्दाख में की चंपाजा जनजाति के लोग लगाते हैं। जो रेपो टेंट होता है इस प्रकार से लगाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% या 3/4 भाग में जल पाया जाता है। और दोस्तों देखिए, इस 71% का 97% जल सागरों में पाया जाता है। ये नमकीन होता है, पीने योग्य नहीं होता है। और 2% जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। 1% जल भूमिगत है। उस 1% का मनुष्य 0.006% ही भूमिगत जल प्रयोग कर रहा है। और जल का प्रयोग मनुष्य क्या कर रहा है। और पृथ्वी पर जल की पूर्ति के लिए क्या होता है? जल चक्रण होता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। हाँ, बर्फ के जो घर होते हैं इन्हें इग्लू कहते हैं या गुम्बद की संरचना के होते हैं। हाउस बोट को तैरता हुआ घर कहते हैं। बहुमंजिली होते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। हालांकि हाउस बोट केरला में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहां कह रही है? जम्मू कश्मीर। तो आपको टिक जम्मू कश्मीर करना है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दूषित जल से होने वाली बीमारियां पीलिया है, हैजा है, दस्त है। पीलिया हमारे तंत्र को प्रभावित कर देती है। यदि जल में कैडमियम मिल जाए तो इटाई रोग हो जाता है। यदि जल में पारा मिल जाए तो मिनीमाता रोग हो जाता है। और यदि हम जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी उसमें डाल दें, क्या डाल दें? फिटकरी डाल दें, तो क्या होता है? उसकी अशुद्धियां नहीं दूर होती हैं। जल में अगर आप फिटकरी मिला दें तो अशुद्धियां दूर नहीं होती हैं, जबकि उसकी अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। अच्छा, अब मिश्रण दिख रहा है। हस्तचयन क्या होता है भाई? अपन ने देखा होगा मम्मी लोग घर पे गेहूं से कंकड़ वगैरह निकालते हैं, उसको हस्तचयन कहते हैं। हाथ की सहायता से मिश्रण से अलग करना। गहना या थ्रेसिंग क्या होती है? बैल के द्वारा पहले के जमाने में दाएं बोलते थे हमारे बुंदेलखंडी में, दाएं बैलों से ट्रैक्टरों से रौंद के कराई जाती जब थ्रेसिंग नहीं होती थी। या सटकना या लट्ठों से, हम जैसे अभी जो लोग, हम तो खेती से जुड़े हैं तो अब क्या उसे बोलते हैं, मटरी जैसे गिर जाती है खेतों में तो बीन के लाते हैं उससे, फिर गर्मियों में कूटते थे। हालांकि अभी भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी बिल्कुल करते हैं, शुद्ध किसान है अपन। निष्पादन या पछोड़ना क्या है? हवा के द्वारा मिश्रण अलग करना। चालन क्या है? झरने के द्वारा दाने को या मिश्रण को अलग कर लेते हैं। अवसादन या तलछन क्या है? कि जो तली में बैठ जाते हैं। अभी बताया ना, शुद्ध अगर अशुद्ध जल में आप फिटकरी डाल देंगे तो उसकी अशुद्धियां तली में बैठ जाती है, तो अवसादन या तलछन होता है। आगे देखते हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कपड़ों पर की जाती है। कहाँ की जाती है? कपड़ों पर की जाती है। और दोस्तों याद रखना, कपड़ों पर जो कलमकारी की जाती है ना, इसको क्या कहते हैं आप बताइए? हमने पढ़ाया है, बताइए, फिर बताएंगे हम। पट्टा चित्रकारी उड़ीसा के कपड़ों में होती है। फाड़ चित्रकारी कपड़ों पर बहादुर व्यक्ति की। जो क्वेश्चन मैंने पूछा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जो चैटिंग चल रही है उसमें आंसर दीजिए, मैं आंसर जरूर बताऊंगा। बगला, इसे इग्रेट कहते हैं, एक परजीवी होता है। यह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए भैंस की पीठ पर बैठा रहता है। घर में देखा होगा भाई, हम तो ठहरे देहाती आदमी, तो फिर अपन तो सब देखते हैं। पश्मीना शॉल मूल रूप से लद्दाख का है। पश्मीना बकरी के बालों से बनती है। यह 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। हालांकि एक बार प्रश्न आ गया था, ऐसा था कि 6 और 250, तो कई बुकों में आंसर 10 लिखा है, 10 नहीं। एनसीईआरटी स्पष्ट कहता है यह 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है और 250 घंटे में बनता है। इतने महीन बाल होता है इसका, अपने बाल से भी महीन बाल होता है। अपने बाल हो इसके 10 बाल मिल जाएं, अपना 10 बाल हो उसका 1 बाल बराबर होता है। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है, इसमें रंगोली बनाई जाती है। तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है, इसमें विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। असम का बिहू है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पोचम पल्ली बुनाई की जाती है। तो कौन सी आंध्र प्रदेश में की जाती है दोस्तों? बता दिया ना, पोचम पल्ली की जाती है। याद रखना, पहले यह आंध्र प्रदेश में होती थी, लेकिन अब जब से 2014 में विभाजन हो गया तो यह तेलंगाना का भाग बन गया। तो याद रखना कि क्वेश्चन बदल के तेलंगाना से पूछ लेगा तो आपको टिक करना पड़ेगा। गोभी को यूरोप की रानी कहते हैं। सोयाबीन चीन से आया। पपीता का जनक देश अमेरिका है। महर्षि वाल्मीकि और एकलव्य भील जनजाति के हैं। और भील जनजाति की विशेषता क्या होती है? इनमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहता, यह समूह में रहते हैं। मुखिया प्रधान प्रथा होती है। प्रकृति की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों,
अगला देखते हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, जो मरुस्थल में होते हैं, जैसे बबूल है, कीकर है, खेजड़ी है, कैक्टस है, ओक है। और खेती योग्य भूमि में समोद्भिद उगते हैं, गेहूं, धान, चना। जल में पाए जाने वाले पौधों को जलोद्भिद कहते हैं, कमल वगैरह हो गया। दलदली भूमि में उगने वाले पौधों को लवोड़भिद कहते हैं। किसी भी परिवार को हम पारिवारिक वृक्ष के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा, यहाँ पर लिखा, जैसे कि ये हो गए हमारे मुखिया, फिर इनके क्या हुए भाई, 2 पुत्र हो गए, हमारे दादा, दादी, फिर हमारे पिताजी, माताजी, उनके लड़के। तो जो ये क्रम होता है दर्शाने का, इसे हम क्या कहते हैं भाई, पारिवारिक वृक्ष से दर्शा। खत्म बंद क्या होता है, देखें, हाउस बोट लकड़ी की बनी होती है, यह हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नाव होती है, यह तैरता हुआ घर भी कहते हैं। इस तैरते हुए घर में यह जम्मू कश्मीर और केरला दोनों जगह पाई जाती है। इसमें एक लकड़ी की नक्काश होती है, बनावट होती है, उससे खत्म बंद कहते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं, दूषित जल से मृदा की उर्वरक शक्ति में कमी आती है और दूषित जल के सेवन से शारीरिक विकलांगता होती है। जब आदमी को पीलिया हो जाता है, विकलांगता भी आ जाए। भोजन को पकाने का तरीका आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, भून कर, उबाल कर, सेंक कर, तल कर खाया जाता है। याद रखो दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के निचोड़ शिक्षा सब देख लिया, इससे बाहर अब कुछ नहीं जाने वाला। आगे देखते हैं, स्विट्जरलैंड में बेलेक्रो का आइडिया आया, यह मेस्ट्रल महोदय का आइडिया था। इन्होंने देखा कि कई बार हमने देखो हार से आते हैं तो कुछ है जो बीज होते हैं हमारे साथ चिपके चले आते हैं, तो इन्होंने ये घटना देखी और इसी के द्वारा इन्होंने क्या क्या कहा कि बेलेक्रो क्या होता है, आपने स्लीवर पहनी हो, वो चटर 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 पटर होता है, उसे बेलेक्रो कहते हैं। मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब देसी सब्जियां हैं। और भिंडी और कॉफी अफ्रीका से आई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अल बरूनी, सुनिए इसकी कहानी, ध्यान से सुनिए, यहां से प्रश्न 3-4 बार पूछा गया है। यह उज्बेकिस्तान देश का निवासी है। यह भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। इसी ने कहा था, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के टुकड़ों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। 1030 में यह भारत महमूद गजनबी के साथ आया था। चबूतरों के ऊपर नीचे जाती हुई सीढ़ियां बनी होती हैं, जिनमें लंबी कतारें होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, क्योंकि आने का रास्ता अलग होता है और जाने का रास्ता अलग होता है, उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग होते हैं। दोस्तों, यह आया हुआ क्वेश्चन है, उसने दिया था, बताइए इसमें से निम्न में से कौन सा कथन सत्य वहीं दिया था। क्या उतरने और चढ़ने का रास्ता एक ही होता है? यही ऑप्शन उसने गलत था, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा है कि उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। दोस्तों, एक है किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, स्पर्श गंगा। हम देख रहे हैं स्पर्श गंगा, यह उत्तराखंड है, गंगा को निर्मल बनाना इसका उद्देश्य है। पानी पंचायत एक सेकंड, हम भी पानी पी लें। पानी पंचायत यह महाराष्ट्र में है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, यहां से क्वेश्चन हुआ तरुण भारत संघ, और इस क्वेश्चन को देखिए भाई, दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती थी और इन्होंने तरुण भारत संघ के में काफी सहयोग किया। और तरुण भारत संघ का उद्देश्य था राजस्थान में राज्य में जल की आपूर्ति करना, जल और जंगलों से लोगों को जागरूकता फैलाना। इसका उद्देश्य जल संरक्षण से 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दड़की माई की कहानी यह थी कि पशु थी, वहाँ से सूखा पड़ा तो जब नलकूप वगैरह सूख गए तो इन्होंने फिर एक संघ बनाया, पानी की व्यवस्था करवाई। ये सब दोस्तों थी, ज़्यादा लोगों को भेजें आप। और क्लास तो अभी और चलने वाली, अभी तो आधी पार्टी हुई है भाई साहब। मृत सागर जो होता है समुद्र तल से 418 मीटर नीचे होता है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर होता है। इसके 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है, याद रखें। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। खारे पानी की सबसे निचली झील मृत सागर है। और मृत सागर की सतह पर आप जैसे सोते हैं ना घर पर गद्दों में मखमल के, ऐसे उस पर सो सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि नमक के कारण आपका, समझिए, घनत्व वाली बात आ गई, विज्ञान में पढ़ाएंगे आप। बस इसको आज 50 लाइक पहुंचाइए दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं। दांडी यात्रा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दी। अहमदाबाद से दांडी ने समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 1930 एनसीईआरटी में लिखा है। मलेरिया बुखार कपकपी के साथ और ठंड के साथ आता है, कंपन और ठंड के साथ आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है।
पुराने समय में लोग छाल को उबालकर और छानकर इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यह छाल से बनाई जाती है। पुराने समय में जब ख्वार होता था तो कौन से पेड़ की भाई, सिलकोना पेड़ आया, वो सॉरी सिनकोना पेड़, कौन सा, सिनकोना पेड़, सिनकोना पेड़, इसको ध्यान रखिए, मैंने अंडरलाइन इतनी बार कर दिया है, ठीक है। एनीमिया क्या होता है, खून में हीमोग्लोबिन आयरन की कमी होती है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी खाने में आराम मिलता है। एक डॉक्टर एक व्यक्ति को कह रहा था आप हरी सब्जी खाइए, गुड़ खाइए, आंवला खाइए, बताइए उससे कौन सा रोग है। ऐसा क्वेश्चन आया है सीटेट में, आप देख लीजिए 2013-14 में आया था, शायद कंफर्म नहीं लेकिन आया है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही ऐसे पढ़ाई जा रही कि मलेरिया मादा मच्छर को एनाफिलिस से फैलता है। जो मलेरिया मादा मच्छर मलेरिया होता है वह मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 12 से 16 होनी चाहिए ग्राम पर ml। अब भाई बायोलॉजी का तो छात्र हूं नहीं मैं। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि की बीमारी होती हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा लार्वे को, गौर करो, याद करो, मच्छर पानी में बैठे हैं, पानी की वजह से होता है मलेरिया, मच्छर की वजह से होता है। लेकिन क्वेश्चन आया था कि बताइए भाई कि पानी में रहने वाले जीवों के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ, मलेरिया मच्छर का रंग भूरा और पंख छींटेदार होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भाई साहब इतना बारीकी से क्वेश्चन पूछता है कि पता नहीं चलता। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया मच्छर की खोज की तो इन्होंने ही बताया था कि रंग भूरा और पंख छींटेदार होते हैं। रोनाल्ड रोस को इसके लिए 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया था, और 1905 में रोनाल्ड रोस की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बड़ी, भगवान कुछ ढूंढ लूंगा नया ढूंढ लूंगा, कुछ ढूंढ लूंगा नया ढूंढ लूंगा, यह इनका कथन था। फिलहाल कथन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि स्पष्ट हमारी अवधारणाओं को विरोध करता है एनसीएफ। अच्छा, पहाड़ चढ़ते समय ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी भाई, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, जो चलना पाए उसका हाथ पकड़कर चढ़ाना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। माउंट एवरेस्ट को नेपाली माथा कहते हैं। चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। पर्वतों से वापस उतरना जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है रैपलिंग क्या होती है, पर्वतों से चढ़ना, पर्वतों से उतरना, कोई भी पूछ सकते हो। तो रैपलिंग क्या होती है, पर्वतों से पहाड़ों से उतरना रैपलिंग कहलाती है, और जबकि चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाती है। अब याद रखें दोस्तों, 1984 में बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जबकि विश्व की 5वीं। बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकोरी गांव की रहने वाली थी और यह खेल में 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। इनकी कहानी है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग भी ली थी। तो पूछा जा सकता है किस इंस्टीट्यूट से ली थी। बछेंद्री पाल को गाइड करने वाले इनके गुरु कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। देखो ऐसे होता है जो गुरु होते हैं ना, गुरु, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह पढ़ाया जा रहा है आज हम लोग। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को दिन में 1:07 दोपहर में सागर माथा पर कदम रखा था और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। दोस्तों छाप लो, एनसीईआरटी 2020 और 21 की बुक जो चलती हैं उनमें लिखा है स्पष्ट। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हुआ, विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर कदम रखी। बछेंद्री पाल वहां 43 मिनट ठहरी। इससे ज्यादा जानकारी मैंने नहीं दे सकता। गोलकोंडा के किले में 87 बुर्ज हैं। कांच की चीजें हजारों साल पहले आदिवासी भी बनाते थे और इनसे बनी चीजें सुंदर होती थी। तांबा और टिन निकालते थे। कैसी बनती थी भाई, सुंदर चीजें बनती थी। अगला है सुनीता बताती है अंतरिक्ष। सुने इसको, मजेदार कहानी है भाई, सभी सुने। चले, अंतरिक्ष में आप एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, आप उड़ते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तैरते हैं, जैसे तैरना बोलते हैं। पानी भी यहाँ बुलबुलों की तरह होता और इधर उधर उड़ता रहता है। अंतरिक्ष में मुझे कंघी, सुनीता विलियम्स बच्चों को कहती है, मुझे कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहां बाल हमारे खड़े रहते थे और हमेशा खड़े ही रहते थे। अगर हमें काम करना होता था तो खुद को बेल्ट से बांध कर करते थे और कागज को भी बांध कर रखना पड़ता था। सुनीता विलियम्स जब 5 साल की थी तब उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को नाव पर चांद पर चढ़ते उतरते देखा था। माफ कीजिए, क्या हो रहा है। सुनीता विलियम्स जब 5 साल की थी उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता एक हेलीकॉप्टर पायलट थी। इनकी रुचि गोताखोर डाइवर बनने में थी, लेकिन यह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई। अच्छा, भारत में तेल के भंडार कहाँ हैं? तो असम, मेघालय, गुजरात के खंबात में काड़ी, मुंबई के अरब सागर के नजदीक, बॉम्बे हाई में है। जमीन से खजाना, यस दोस्तों, यहां से आया हुआ क्वेश्चन। जमीन से खजाना, जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें बहुत सी चीजें मिली होती हैं। इनको अलग करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है।
तेल से हमें केरोसिन, ध्यान रखना दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज की ईंधन, तेल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी हम काय का प्रयोग करते हैं, इसी तेल का प्रयोग करते हैं। तिकोने टेंटों को रेबू कहा जाता था, हमने वही बता भी दिया था आपको, लद्दाख में लगाए जाते हैं। ये जो आप देखिए चांगम्बा घुमंतु लोग होते हैं, यह हमेशा एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर हरे मैदानों की खोज में जो चांगम्पा की भाषा में चांगथोंग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। श्रीनगर, यह डल झील, यहाँ डल झील है, क्या है, डल झील है। डल झील में यात्री शिकारे से घूमने का मजा उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, शिकारे से घूमने का मजा उठाते हैं, नाव है। और श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों को अंदर की छत पर लकड़ी की नक्काशी होती है। इस खास नक्काशी की डिजाइन को हम क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। वो जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है, जिक्सा पजल होता है दोस्तों कि सूखे पत्तों से बनाई गई आकृति को जिक्सा पजल कहते हैं। और हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि विष्णु प्रभाकर मशहूर विष्णु चंचलाकर, माफ कीजिए, प्रभाकर विष्णु चंचलाकर इसके थे, जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया, वहां देख सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, यहाँ पुराने घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़कियां लगी होती हैं, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए डब क्या होते हैं, तो डब जम्मू कश्मीर में एक जो जालीदार खिड़कियां लगी होती हैं उन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन खिड़कियों पर देखने में बाहर का सुहाना नजारा दिखता है। जो जम्मू कश्मीर के पुराने घरों की खासियत क्या होती है, पत्थर, ईंट और लकड़ी से मिलाकर बने होते हैं। घर के दरवाजे, खिड़कियां डिजाइनदार, मेहरबान होते हैं। कश्मीर के गांवों के जो गांव के मकान होते हैं वहाँ पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं और फिर पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें ढलवा होती हैं ताकि बर्फ ना रुकने पाए, क्योंकि बर्फ पड़ती है जम्मू कश्मीर में। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं और श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मतलब बोट की तरह ये डोंगे भी बने होते हैं, जैसे हाउस बोट होता है। मकान की तरह इनमें भी अलग अलग कमरे होते हैं। जंगल अधिकार कानून यहां से भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा को सौंप दिया गया। तो जंगल अधिकार कानून का आया 2007 में आया। जो इंसान जंगल में 25 साल से रह रहा है, वहां पैदा हुआ, तो उनकी चीजों पर जंगल वालों का हक है, वो उन्हीं का काम है कि वह जंगल को सुरक्षित रखें। सूरमणि व बासवी ने झारखंड में बचाव आंदोलन किया, एक केंद्र बनाया तोरांग को कुड़िक भाषा में का मतलब होता है जंगल बचाओ अभियान। झूम खेती मिजोरम में की जाती है। एक फसल कटने के बाद जमीन में कुछ साल तक उसे आराम करने दिया जाता है और उसमें खेती नहीं करते हैं, तो झूम खेती मिजोरम में की जाती है। आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, उस एक जगह एक बार खेती कर ली, उस स्थान में दोबारा खेती नहीं करते, उस पर खरपतवार जमेंगी, बांस वगैरह जमेंगे, तो उन्हें काटते आटते नहीं, उनको जला देते हैं, उनकी उखाड़ते नहीं, उन्हें ना काटते हैं, उनको वहीं क्या करते हैं तोड़ के रख देते हैं और जमीन जला देते हैं ताकि वहां खाद लग जाए। मटर का प्रयोग, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। मेंडल के पढ़ाई का शौक था, लेकिन परीक्षा के नाम से पसीने छूट जाते थे दोस्तों। पढ़ने में तो इन्हें रुचि थी, लेकिन पसीने, जैसे कहा हो कि पेपर है, तो ये भाई साहब कई बार फेल हुए थे हैं। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने का इन्होंने एक मठ में रहकर मुनि बनने का विचार सोचा, लेकिन बाद में देखिए आनुवांशिकी के पिता मेंडल कहलाए। मटर के पौधों पर इन्होंने 2300 प्रयोग लगभग किए थे और ये वहीं सब मठों में रह के इन्होंने किए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में पास नहीं हो पाए थे। पिचर प्लांट को नेपेंथीज भी कहते हैं, जो मैंने बताया था घटपर्णी। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अफ्रीका से आया। पत्ता गोभी, मटर यूरोप से आया। काफी बीज और भिंडी अफ्रीका से आया। और गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। बोलो स्वाहा। काफी देर हो गया, आप लोग भी थक गए होंगे, थोड़ा हंस लीजिए। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। प्रकृति का मेहतर अपमार्जक को माना जाता है। ये कॉन्टेक्ट, कोई भी समस्या हो तत्काल कॉन्टेक्ट कर लीजिए कृष्णकांत तिवारी को, कोई समस्या नहीं दोस्तों। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमिलस से मिलकर बना है। परिवार एक सामाजिक संरचना, आया हुआ क्वेश्चन है, तो परिवार से तो ध्यान रखना, एक लघु संरचना नहीं है, पारिवारिक संस्था है। हाँ, बच्चा समाजीकरण का प्रथम पाठ परिवार से सीखता है। बच्चे की शिक्षा का जो परिवार होता है अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है। परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु माँ होता है। प्रथम गुरु
प्रथम शिक्षक, शिक्षिका, मास्टरनी नहीं पूछ ले, मास्टर कौन होता, तब भी गुरु, तब भी कौन होगा, माँ ही होता है। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मैकाइवर एंड पेज ने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण किया। परिवार के दो ही कार्य होते हैं दोस्तों, एक आवश्यक कार्य, एक अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य क्या होता है, शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और लैंगिक व्यवस्था को बनाए रखना। शैक्षिक मतलब भाई परिवार का आवश्यक कार्य है कि बच्चा हुए तो उनकी शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करना। आर्थिक व्यवस्था क्या है, रोटी कपड़ा मकान। और लैंगिक व्यवस्था क्या है भाई, शादी संबंध आदि करना। और अनावश्यक कार्य क्या है परिवार का, अनावश्यक कार्य कि खेल मनोरंजन के साधन जुटाना। खेल के माध्यम से बच्चे का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है, उनमें परिपक्वता आती है, तो इसलिए खेल किया जाए। और कौन से मनोविज्ञान है जिसने खेल पर ज्यादा जोर दिया। अगला देखते हैं दोस्तों, एकीकृत उपागम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एनसीएफ 1975 के द्वारा किया गया था। एनसीएफ ने अपना अध्ययन 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया, जबकि इन्होंने रिपोर्ट 2003 में घोषित की। और इन्होंने कहा भाई जो बच्चे पर है ना, तो उस पर इतना बोझ डाला गया है, बस्ते का बोझ, उसकी इतनी मानसिक क्षमता नहीं, कोई इतनी चीजों को पढ़ सके, वो इतनी चीजों को पढ़ सके, उसकी इतनी मानसिक क्षमता नहीं है। तो सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, तो इन्होंने फिर एनजीओ को सौंपा। और एनजीओ ने भी 6 महीने के बाद, 6 महीने का समय दिया गया एनजीओ को, तो एनजीओ ने रिपोर्ट सौंपी कि हाँ जो एनसीएफ ने अपनी रिपोर्ट सौंपी वो सही है। फाइनल करके 2005 में एनसीएफ आया, नेशनल करिकुलम आया, और उसकी थीम थी बिना बोझ की शिक्षा। एकीकृत उपागम का व्यवहारिक प्रयोग एनसीएफ 2005 में किया गया, जबकि प्रयोग शब्द का प्रयोग एनसीएफ 1975 में किया गया था, व्यवहारिक प्रयोग 2005 में किया गया। दोस्तों बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पसंद आ रही हो क्लास तो का लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। एकीकृत उपागम विविध विषयों पर संदर्भित अध्ययन है। एकीकृत उपागम से तात्पर्य है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के विविध विषयों के प्रारंभिक ज्ञान को जोड़कर पढ़ाया जाए। एकीकृत होता है कि भाई सभी विषयों को एक साथ जोड़ के क्या करो, पढ़ाओ, यही एकीकृत उपागम है। क्योंकि पहले प्राथमिक स्तर में कौन कौन से विषय थे देखिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण। बच्चा पढ़ते पढ़ते यार पगला जाता था, 1 से 5 तक का बच्चा। एनसीएफ बोला ये सब बेकार की बात है यार, तुम ऐसा करो पर्यावरण एक विषय पर्यावरण रखो और उसमें इतिहास रखो, भूगोल रखो, विज्ञान, नागरिक। सर अरे कैसे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाए ना गोलकुंडा का किला, 27 बुर्ज होते हैं, तो हो गया ना इतिहास, हो गया ना परिवार के बारे में बताया, हमारे दादा कैसे थे, दादी कैसे थे, हो गया ना इतिहास। भूगोल के बारे में बताना, बच्चे को संदर्भित वातावरण से जोड़ दो, भूगोल की जानकारी होगी। विज्ञान के बारे में छोटे छोटे पहलू करवाओ, मटर कैसे होता है, बीज अंकुरित कैसे होता है, नमक का प्रयोग बताया, छोटे छोटे। नागरिक शास्त्र का बच्चे को बताओ, सामाजिक कार्य क्या होते हैं, कैसे समाज में रहा जाता है, ये सामाजिक, धीरे 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 उसका ज्ञान बढ़ाए। आप अगर इतनी पुस्तकें पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। एनसीएफ था एकीकृत उपागम क्या होता है, समस्त विषयों को एक संदर्भित पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ाना ही एकीकृत कहलाता है। पर्यावरण की पुस्तकें क्लास 3 से प्रारंभ की जाती हैं। पर्यावरण की शिक्षा क्लास 1 व 2 में गए तो आज अगर 50+ लाइक हैं कर दो, कल एनसीईआरटी साइंस का पूरा निचोड़ रख देंगे जूनियर वालों के लिए। लीजिए कमेंट जूनियर, बस आज की क्लास को उड़वा दो, जूनियर की पूरी साइंस गारंटी। दोस्तों एनसीईआरटी का निचोड़ रखा है मेरे पास, मुझे क्लास लेके आनी है, बस आप 50+ लाइक करवा दो। चलें, हाँ मूल्यांकन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको सुनना, यहां से क्वेश्चन बने हैं मूल्यांकन के संकेतक। हालांकि कुछ हमने साइकोलॉजी का पोर्शन यहाँ रख दिया। सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होते हैं, कम समय में कम विषय वस्तु से लेकर अधिक विषय वस्तु सीखना, कम समय में कम विषय वस्तु लेकर किसी एक कौशल के बारे में प्रशिक्षण देना, एक कौशल पर जोर देना, सूक्ष्म प्रशिक्षण चक्र कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 भाग होते हैं। पहला होता है योजना बनाना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना, फिर पुनः पाठ योजना का निर्माण, पुनः शिक्षण, पुनः प्रति। और कालांश दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है मेरा, एक बार गलत हो गया था, 36 मिनट का होता है, ठीक है। तो इसलिए मूल्यांकन के प्रतिमान याद रखिए दोस्तों। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, इसे मैं साइकोलॉजी में लाने वाला हूं एक दिन बाद। लेकिन आज तो बाल विकास होगी ना, हो चुकी होगी आपकी। हाँ, अधिगम के लिए आकलन पाठ के दौरान, अधिगम का आकलन पाठ के बाद, और नैदानिक मूल्यांकन। चले अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन क्या है इसको समझते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते समय बच्चे से आपने काउंटर क्वेश्चन किया, अच्छा भाई हम जब से आपको पढ़ा रहे हैं तो आप बताइए कि क्या होता है घटपर्णी पौधा, ओक पौधा क्या होता है, ओक के बारे में बताइए, गोलकुंडा का किला बताइए, हाउस बोट क्या होती है, खत्मबंद क्या होते हैं, हाथी के बारे में लिखिए, बताइए हाथी के बारे में क्या होता है। ये पाठ के दौरान आकलन करना, अधिगम के दौरान आकलन करना है।
ठीक है। अधिगम का आकलन क्या होता है? पाठ पढ़ाने के बाद, बच्चा ने पढ़ लिया उसके बाद उस पर चर्चा करना कि उसने क्या सीखा, क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। दोस्तों अगला चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री तो होता है दृश्य, इससे क्या होता है? आंख सक्रिय रहती हैं। श्रव्य सामग्री से कान भी सक्रिय रहते हैं और दृश्य से बालक की अधिकता में ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाया जाता है और क्रियात्मक गतिविधि, क्रियात्मक दृश्य सामग्री से क्या होता है? गतिविधि होती है। मूल्यांकन के चरण पहले वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी तो आधी पार्टी बची है, प्रश्न बनाने के चरण तो डिजाइन करना, रूपरेखा तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्न का संपादन करना, अंक योजना बनाना, यह सब प्रश्न बनाने के चरण है। पहले डिजाइन या रूपरेखा तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्न का संपादन, फिर अंक योजना करना। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न के प्रकार, मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? जिनका उत्तर स्वतंत्र रूप से दिया जा सके, जैसे कि हम निबंध लिखना, निबंध में आप फ्री होते हैं, कुछ भी लिखें, कितना भी लिखें, लिखते जाएं, ये क्या कहलाते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। दोस्तों अगला होता है बंद अंत वाले प्रश्न, मतलब सीमित दायरे में उत्तर देना, जिन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। अगला होता है अभिसारी प्रश्न, जहां मुक्त अंत वाले प्रश्न है, मतलब सीमित दायरे में जो आंसर दिया जाए वह अभिसारी प्रश्न होता है। और अपसारी प्रश्न समझो सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। बंद अंत वाले प्रश्न, जो प्रश्न स्वतंत्र चिंतन से दिए जाएं, अपसारी प्रश्न के माध्यम से बच्चों के अंदर स्वतंत्र चिंतन करवा सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं? तुलना करने वाले प्रश्न, अगर किसी को कोई समस्या हो रही तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्नों की प्रकृति अभिसारी होती है, बंद अंत वाले प्रश्नों की प्रकृति अपसारी होती है। आगे देखते हैं। झूम की खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, तो कौन सी खेती है जो स्थानांतरित खेती कहलाई जाती है? झूम की खेती होती है। और यह किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम में होती है। मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और यदि पीएच 7 से कम है तो अम्ल होगा, पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षार होगा, 7 है तो उदासीन होगा। मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता होने से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। गैस की प्रॉब्लम का वही एसिडिटी है, ज्यादा खा गए हो गए हैं। चलें आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखिएगा। बच्चे की रुचियों का ध्यान दो, लड़के और लड़कियों में समान रूप से रुचिकर लगे, ऐसा बताएं। भाई क्या बातों का ध्यान? लिंग रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। ऐसे विषय वस्तु जो सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों, बच्चों को रुचिकर लगे, ऐसी चीजों को आप पढ़ाएं। पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक क्रियाकलापों तात्पर्य से होता है, सामूहिक क्रिया से होता है। आगे हम दोस्तों देखते हैं जो क्रियाकलाप होते हैं। अच्छा, पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक क्रियाकलाप से तात्पर्य क्या है? तो सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों जो सामूहिक क्रियाकलाप क्यों कराए जाते हैं कक्षा में, आप इससे क्या करेंगे? बच्चों के अंदर सामाजिकता कर देंगे, लिंग रूढ़िवादिता खत्म कर देंगे। ऐसा ग्रुप बनाएंगे बच्चे बच्चियों के, तो ये जो बच्चा बच्ची बालक बालिका में लिंग रूढ़िवादिता होती है ये खत्म हो जाएगी। परस्पर सामंजस्य और सहयोग की भावना से सीखेंगे। और जब बच्चे किसी काम को आप सहयोग में देंगे तो एक दूसरे से बहस करेंगे, नहीं ऐसे होता है यार, ऐसे होता है, तो उससे बच्चे जाना सीखते हैं। और इसका उद्देश्य बच्चों को अंक उपलब्धि देना बिल्कुल नहीं, इसको इंपॉर्टेंट करें। अंक उपलब्धि देना बच्चों का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। सामूहिक कार्य से पर्यावरण का अध्ययन कर बच्चों में सामाजिक व्यक्ति विशेषताएं बढ़ती हैं। ठीक, आगे देखें। फल एक परिपक्व अंडाशय है, अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं। पर्यावरण के अध्ययन में चलें, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए, क्योंकि इससे आसानी से सीख सकते हैं। मतलब पर्यावरण की जो भाषा हो या ऐसी हो जो दिन प्रतिदिन बच्चे में नित्य होती हो तो उससे जल्दी सीखेंगे। मतलब भाषा उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। पशुओं की रंगहीन आकृति में अगर बच्चों से रंग भरवाएं तो क्या होगा? सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने एक रंगहीन आकृति दे दी, NCERT की आप बुक उठाइए, उसमें 3 या 4 में रंगहीन आकृति आपने आकार बना के दे दिया, उसमें कहा भाई रंग भरिए। तो जब बच्चा रंग भरेगा तो उसमें सृजनशीलता होगी, खुद से करेगा, कुछ नया काम खुद से करना ही सृजनशीलता होती है। और अवलोकन का विकास करना, देखकर वह चीजों को समझने लगेगा। इसमें वर्गीकरण का विकास हो, वो जानेगा ये कुत्ते की आकृति है, बिल्ली की आकृति है, बाघ की आकृति है, शेर की आकृति है, ये चीता की आकृति है, लोमड़ी की है, ये उल्लू की है, किसकी है, सब जानेगा वो। तो पशु पक्षियों में। अगला, पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रियाओं का अवसर देना। मतलब जो इसने कहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के सर्वेक्षण का उद्देश्य तो समुदायों के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, आकलन का अवसर देना। अगला दोस्तों देखते हैं, आकलन प्रक्रिया क्या होती है? बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य नहीं, उनके सबसे कमजोर कार्यों को भी रखना चाहिए। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छे जैसी टिप्पणियां बच्चों को सीखने में एक समझ प्रदान करती हैं। अच्छा ठीक है बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, अरे गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट, बेस्ट, ऐसे प्रकार को उन्हें देने चाहिए अभिप्रेरक। ठीक है, ये पुनर्वलन होता है दोस्तों।
सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना। अभी ये उपसंकेतक मैं पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, नीचे ही एनसीईआरटी का पेज मैंने लगा रखा है। अवलोकन का तात्पर्य होता है देखना, देखकर समझना। रिकॉर्डिंग का क्या होता है? रिकॉर्डिंग कौशल देखे गए और समझे गए तथ्यों को सूचीबद्ध करता है। बगला और भैंस से सहजीवी संबंध होता है। बगला और भैंस में क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। बगला भैंस की पीठ पर बैठता है और सहजीवी का मतलब होता है दोस्तों सहजीवी का कि किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर आंशिक रूप से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अच्छा, जड़ क्या होती है भाई? जड़ भोजन का भंडारण करती हैं, पौधों को सहारा देती हैं और जलो खनिजों का शोषण करती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे चलते हैं दोस्तों। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश व यूपी में पाए जाते हैं। अरावली पर्वत की श्रेणियां राजस्थान में पाई जाती हैं। पूर्वी घाटी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और समुद्री तटों पर होती हैं। अहमदाबाद के केरल की यात्रा जब आप ट्रेन से कर रहे हैं, अहमदाबाद से केरल, ये क्वेश्चन है ना इसलिए मैंने रखा अहमदाबाद से केरल, तो पश्चिमी घाट की सुरंगों से आपको गुजरना पड़ेगा। क्यों गुजरना पड़ेगा? ये आया हुआ सीटर में, क्योंकि जब आप जाएंगे, अच्छा कुडुक मैंने आपको अभी पढ़ाई थी कि औरव जनजाति है। कुडुक का अर्थ जो हमने पढ़ाया था, यह मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में निवास करती है। साबूदाना साइकस पौधे के तने से प्राप्त मड से बनाया जाता है। साबूदाना कोई बीज नहीं होता, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन की बनलीनियर में आपको बता रहा हूं। निमोनिया डिप्लोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु से होते हैं। अच्छा, निमोनिया और ये थोड़ा क्वेश्चन इसको एरर है, इसको भाई गलत कर लीजिए। पोलियो और चेचक विषाणु जनित रोग हैं। कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को फोल्डर के जिस अंतर्गत रखा जाता है, मतलब कार्य प्रपत्रक, जो कार्य प्रपत्रक होते हैं और अवलोकन रिपोर्ट और सत्र की एकत्रित जानकारी की सामग्री को जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। कक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? ताकि शिक्षार्थियों के चिंतन को उद्दीपित किया जाए, विषय वस्तु पर चिंतन करने को तैयार किया जाए, उत्सुकता का संचार हो, प्रश्न प्रकरण को संदर्भित परक बनाना, प्रश्न पूछकर शिक्षार्थियों को चिंतन को बढ़ावा देना। प्राथमिक स्तर पर परीक्षाओं को देखना, क्वेश्चन इसको टिक कर लीजिए। प्राथमिक स्तर पर परिभाषाओं, अमूर्त अवधारणाओं, कठिन शब्दावली का स्तर प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इससे बच्चे का ज्ञान सीमित और चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवधारणाओं को समझाना है, चिंतन करके अपनी अभिव्यक्ति देना है, छात्र की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? कि अवधारणाओं को समझाना, चिंतन करके अपनी अभिव्यक्ति देना, छात्र की बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि करना है। दोस्तों अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है? भाई पहला परियोजना कार्य होता है, फिर क्षेत्र भ्रमण होता है, फिर जर्नल लिखना होता है, फिर विचार मानचित्र होता है। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष अनुभवों को पूर्वानुमान निकालना चलें। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए सामान्य उपागमों में मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, ये उपागम अपनाने चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए। सरसों के बीज और पत्ते दोनों का खाने में प्रयोग करते हैं। इसके बीज की सब्जी, फल, इसके पत्तों के क्या होते हैं? सरसों के जो पत्ते होते हैं उनसे आप सब्जी बना सकते हैं। और दानों का तो आपको पता ही है, तेल निकाल के यूज करते हैं। ईबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। आया हुआ क्वेश्चन है। पोचमपल्ली वर्तमान में तेलंगाना का भाग है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या मानता है? कि कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो आप वातावरण से जोड़िए। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान क्यों दिया गया? ये इसलिए दिया गया कि भाई इसको पढ़ाते समय आप ऐसा पढ़ाइए ताकि बच्चे में हो चिंतन, और जब बच्चा करेगा चिंतन तो पैदा होगी सृजनात्मकता। और बच्चे को ऐसा पढ़ा कि बचपन हो जाए, विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाए। जैसे ही होगा तो उसको अंदर जानने की उत्सुकता होगा, अरे कैसे हुआ था, बताओ बताओ सर बताओ। तो रुचि और रुचि लेगा, अधिगम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। अगला देखें दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों को अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों में ही अंतर्निर्मित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को अधिगम के अनुभवों और उसमें आने वाली कठिनाइयों आदि की पहचान किया जा सके, और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक के व्यक्ति विभिन्नता में उनकी रुचि, भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों आदि के अनुसार संचालित की जाती हैं तथा बालक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। भाई ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। जो आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा, बालक कैसे पढ़ना चाहता है उसी के अनुसार पढ़ाएं। मतलब आप हर प्रकार से गलत हैं, बच्चा सही है, बच्चा फेल होता है, शिक्षक जिम्मेदार, बच्चा विद्यालय नहीं आता, शिक्षक जिम्मेदार, बच्चा गृह कार्य करके नहीं आता, शिक्षक जिम्मेदार, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको समझ में नहीं आता, शिक्षक जिम्मेदार। कोई किसी भी चीज के लिए भाई साहब बालक है ही नहीं,
फेल हुआ क्यों हुआ? क्योंकि आपकी शिक्षा विधियां सही नहीं थी, बच्चा का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं रुचिकर पूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, इसका मतलब भाई बच्चा ऊब रहा है। विद्यालय का वातावरण आप अच्छा बनाइए, बच्चे के माहौल का, भाई एटीट्यूड बालक होता है प्राइमरी का, ठीक है? तो आप बच्चे को समझे नेता और आप उसका पिए, तभी आप सीटेट पार करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। दोस्तों महान इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस आपके सामने उपस्थित हो चुकी हैं और मुझे भी बोलते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। मैं भी अब क्लास को विराम दूंगा। इसके बाद अवलोकन और रिपोर्ट करना, वर्णन सुनाना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर तालिका नक्शे बनाना। पहला मूल्यांकन के संकेतक हैं। दूसरा चर्चा करना क्या है भाई, इसमें देखते हैं। सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना ही चर्चा कहलाता है। अभिव्यक्ति क्या होती है? चित्त द्वारा, हाव भाव से, सृजनात्मक लेखन से, हाथों से कुछ बनवाकर बच्चे की अभिव्यक्ति को जाना जाता है। मतलब हम बच्चे से कुछ कार्य कहेंगे तो चित्त द्वारा, हाव भाव से प्रकट करेगा। सृजनात्मकता, लेखन, हाथों से कुछ बनाकर। व्याख्या क्या होती है? तर्क देना, तर्क के आधार पर जीवों में संबंध जोड़ना। वर्गीकरण क्या होता है? समूह बनाना, समानता और अंतर जानना या तुलना करना। प्रश्न करना क्या होता है? जिज्ञासा व्यक्त करना, समालोचनात्मक चिंतन करना, अच्छे प्रश्न बनाना। प्रश्न बनाना क्या होता है भाई? जिज्ञासा व्यक्त हो, समालोचनात्मक चिंतन हो, अच्छे प्रश्न बनाना। विश्लेषण क्या होता है दोस्तों? विश्लेषण देख लीजिए आप, चलें विश्लेषण देखें। पूर्व अनुमान, परिकल्पना करना, अंदाजा लगाना, निष्कर्ष लगाना। प्रयोग करना क्या होता है? वस्तुओं का जुगाड़ या प्रयोग करना। न्याय और समानता के प्रति सरोकार क्या होता है? कि विभिन्न क्या होते हैं हमारे विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता। सहभागिता क्या होती है? जिम्मेदारी लेना और पहल करना, साथ में मिलकर काम करना ही सहभागिता कहलाता है। दोस्तों इसको आप बड़े स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मूल्यांकन के संकेतक एनसीईआरटी, इसका सोर्स मैं एनसीईआरटी से ही लेके आया हूं। आप चलें एक बार और रिवीजन, क्विक रिवीजन मारते हैं। 5 मिनट का क्विक रिवीजन देखते हैं। गिद्ध की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, हालांकि जो पढ़ा दिया गया उसका क्विक रिवीजन। कुछ नए नए क्वेश्चन इसमें। विंध्याचल पर्वत यूपी और एमपी में पाई जाती है। अरावली की श्रेणियां राजस्थान में पाई जाती है। पूर्वी घाट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और अहमदाबाद केरल में पड़ा जाता है। गिलोब में भारत की स्थिति अलास्का से बिल्कुल उल्टी है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डाल देना चाहिए, जिससे प्रजनन क्रिया नहीं होगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी, मच्छर काट नहीं पाएगा, मर जाएगा बेचारा, प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी। तमिलनाडु राज्य की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंडिचेरी से भी लगती है। मधुमक्खी, चींटी, दीमक, ततैया, बरैया सामूहिक रूप से रहती है, जबकि मकड़ी सामूहिक रूप से नहीं रहती है। दोस्तों असम में क्या? असम में भारी वर्षा होती है। यहाँ घरों की विशेषताएं होती है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान जमीन से 3-4 मीटर ऊंचे फुट बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। कुडुक भाषा क्या? कुडुक ओराव जनजाति के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ के उड़ीसा राज्य में निवास करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु है। ठीक है, भोजन जो है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। सौरमंडल एवं मौसम भूगोल विषय वस्तु है। भूगोल की विषय वस्तु है। विज्ञान की विषय वस्तु ऊर्जा है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका देती है। नर्मदा एमपी में है, गोदावरी महाराष्ट्र में है, कृष्णा आंध्र प्रदेश में है, नदी है ये। उसी से ठंडा उसी से गर्म। पुस्तक डॉक्टर जाकिर हुसैन की, और डॉक्टर जाकिर हुसैन उसी से ठंडा उसी से गर्म। या क्वेश्चन आया था ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक पुस्तक ली जो एनसीईआरटी क्लास 3 में उसी से ठंडा उसी से गर्म? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ली, जो अपने ही कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति थे उस समय। लेह व लद्दाख के घरों की विशेषताएं क्या होती हैं? घरों की निचली मंजिलों में खिड़कियों का न होना, पत्थर गारा और चूने की मोटी दीवारें बनाना, लकड़ी का फर्श। कोयल घोंसला नहीं बनाती है। साबूदाना बीज नहीं होता है। साइकस नामक पौधे के पोचम क्या कहते हैं? पोचम पल्ली एवं कलमकारी कहते हैं। यह स्थान इस समय कहाँ है? तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आने लगा। पोलियो एवं चेचक विषाणु जनित होता है। निफोनिया डिप्लोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया और देखिए वहां थोड़ा गड़बड़ हो गया था। निमोनिया और डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। असम बिहू का लोक नृत्य, उड़ीसा का ओडिसी है, कर्नाटक का यक्षगान है, कथक का जो कथक लोक नृत्य उत्तर भारत का है, भारतनाट्यम जो लोक नृत्य हुआ है कहाँ का? तमिलनाडु का, और लावड़ी पुणे का है। अच्छा, एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। बर्फ में अपने घरों का निर्माण करती है। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है,
एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, जिसके कारण घर में अंदर की गर्मी का एहसास होता है। बरगदों के पेड़ की जड़ें भोजन का भंडार नहीं करते हैं। बरगद के पेड़ों की विशेषता पढ़ा चुके हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन की क्या होती है? परियोजनाकार होता है। क्षेत्र भ्रमण, जनरल दिखाना, विचार मानचित्र करना। झूम की खेती मिजोरम में की जाती है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि को उगने के वाले बांस खरपतवार को काट कर जलाकर दिया जाता है। एक खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि उन्हें प्रोत्साहित करें, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध बैठाएं ताकि बच्चा पढ़ने के लिए वो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए एनसीएफ 2005 कहता है 1-2 में पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, और जो आप इसको पर्यावरण पढ़ाएं वह संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश में प्रदान करता है। अधिकांश पक्षियों की नेत्र की पुतली स्थिर होती है, जिसके कारण सिर को वे घुमाते हैं। और केरल का तिरुवनंतपुरम और चले हटाएं। और ये एक मासूम सा चेहरा आपके सामने आ गया है दोस्तों, और इसकी एक ही पुकार है कि आज लाइव की संख्या लाइव करा दीजिए दोस्तों, 50+ करा दीजिए, बस 50+। तत्काल आपकी होती है तो मैं हाल प्रीमियम लगा दूंगा काहे का, अपना एनसीईआरटी साइंस का। अगर साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है 6 to 8, तो आप तत्काल इसको लाइक कराइए 50+। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी मैराथन थी। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पूछा जाएगा। यदि आप अपने विवेक का यूज करेंगे और पेपर को शांतिपूर्ण तरीके से देंगे तो इन्वायरमेंट में आप 30 में 30 करके आएंगे दोस्तों, ये हमारा वादा है। बाय, टेक केयर। आई होप यू कि आप सभी को समझ में आया होगा। कल मिलते हैं किसी और एक मैराथन के साथ, और राम राम, श्याम श्याम जी।